अप्रैल को और 6 दिसंबर यानी 365 दिन में 2 दिन और 363 दिन है वो वही काम करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने करने के लिए मना किया, वही काम करेंगे। 365 दिन में 363 दिन वही काम करेंगे जो बाबा साहब ने मना किया और 2 दिन केवल 14 अप्रैल 6 दिसंबर को याद करते हम लोग। केवल 14 अप्रैल को एक मिनिमम यदि आंकड़ा लिया जाए देश भर से, छोटे मध्यम बड़ी जो जयंती का जो कार्यक्रम मनाए जाते हैं, अगर मिनिमम 1 लाख, अगर मिनिमम ज्यादा होते हैं मगर मिनिमम 1 लाख भी कार्यक्रम को यदि हम काउंटिंग करें और ये कार्यक्रम का खर्चा मिनिमम 20,000 रुपया रखा जाए, मिनिमम से मिनिमम 20,000 रुपया, तो लगभग केवल अम्बेडकर का जयंती पर हम लोग एक दिन में लगभग 200 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। ये कभी आप लोग कैलकुलेट नहीं किए होंगे। 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ रुपया तक केवल बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार करने पर खर्चा होता है। बाबा साहब अम्बेडकर का एक तरफ जीवनी है, दूसरे तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन है। 2 बातें हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर का जीवनी है, एक बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष है, आंदोलन है। 99.99 जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन हमारे लोगों का है केवल जीवनी पर चर्चा करते हैं, आंदोलन पर चर्चा ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो समाज में 2 प्रकार के लोग निर्माण हो गए, 2 वर्ग निर्माण हो गया। एक बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त निर्माण हो गया और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी निर्माण हो गया। 2 निर्माण हो गए। मैं थोड़ा कड़वी इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं 25 साल समाज में धक्के खाया हूं, धक्के खाते खाते अभी मैं धक्के खा रहा हूं, तो इसलिए मुझे समाज का तजुर्बा अनुभव है, सारे राज्यों का, सारे जिलों का। उस अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि 2 प्रकार के लोग हैं समाज में, एक अनुयायी है, एक भक्त लोग हैं। दोनों का काम अलग अलग है। भक्त लोगों का काम है बाबा साहब अम्बेडकर के सामने भक्ति करना, धूप अगरबत्ती दिखाना, माला फूलमाला चढ़ाना, ये हो गया भक्त का काम। वो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग दिखाई देते हैं, जो IAS है, IPS है, IRS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, ये जो सारे जो बुद्धिजीवी लोग समाज में पैदा हुए, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से वो वहां तक पहुंच गए, वो लोग ज्यादातर भक्ति का काम करते हैं। MP है, MLA है, रिजर्वेशन से जो गए हुए लोग हैं, उनको बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन का ABCD मालूम नहीं है। तो ये भक्त लोगों का काम है। और जो अनुयायी लोग हैं, ये भक्त जो लोग हैं केवल 14 अप्रैल को दिखाई देगा और 6 दिसंबर को दिखाएगा। 365 दिन में 2 दिन दिखाई देता है और जो अनुयायी होता है वो 365 दिन मैदान में उतर करके बाबा साहब अम्बेडकर को मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। 365 दिन मैदान में रहता है, अपना घर परिवार छोड़ करके। वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा है, वो विचारधारा को समाज में प्रस्तावित करने के लिए, वो विचारधारा क्या है? केवल एक बात बोलकर मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एक बात कर बोलकर मैं समाप्त करूंगा। ये जो सब्जेक्ट रखा हुआ है, सब्जेक्ट का रेफरेंस में बात रखना चाहता हूं। एक बात क्या है? वो बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज के लोगों को कहा, क्या कहा? जाओ अपने अपने घरों में जाओ और दीवार पर लिखो, सामने का दीवार पर लिखो, जिधर तुम्हारा सोते वक्त में जिधर पैर रहेगा
वो सामने वाला दीवार पर लिखो, क्या लिखना है? तुम्हें इस देश का शासक बनना है, तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है, तुम्हें इस देश का मालिक बनना है, तुम्हें इस देश का राजा बनना है। जाओ लिखो अपने दीवारों पर। जब ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में कहा तो समाज के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, ये लंदन से 2 अक्षर पढ़ के आ गए बाबा साहब, हमको बोल रहे इस देश का शासक बनने के लिए बोल रहे हैं। अरे खाने को रोटी नहीं मिल रहा है तो शासक कहां से बनेंगे? ऐसा लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये बात रखी। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम नहीं था कि हमारे लोगों को खाने नहीं मिल रहा है? मालूम था, उसके बावजूद भी बोला। क्यों बोला? क्योंकि हमारे जिस समाज का सोच रोटी तक ही लिमिट है, जिस समाज का सोच पेट तक ही लिमिट है, वो समाज कभी भी शासक बनने के बारे में सोच ही नहीं सकता। जिस इंसान का सोच पेट तक लिमिट है, वो शासक वर्ग के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता, वो विजन को लिफ्ट ही नहीं करवा सकता। क्यों? सोच उसका यहीं तक लिमिट है। मैं एक बार कलकत्ता एयरपोर्ट पर था और मैं पटना आ रहा था, तो एयरपोर्ट पर मैंने देखा एक भिखारी, जो गाड़ी का पार्किंग होता है उधर एक भिखारी खड़ा था और हाथ में इसमें कंधे में झोला था और झोले में हाथ को डाले और ऐसा एक हाथ पर रख करके उसको ऐसा करके खा रहा था। निकलता कुछ नहीं था झोला से, मगर झोले में हाथ डालता था भिखारी और हाथ को निकाल के ऐसा हाथ पर रख करके उसको ऐसा करके खा रहा था। मैं उनको गौर से देखा, देखने के बाद पता चला वो झोला से कुछ निकलता नहीं है, मगर भिखारी वो झोले में हाथ डालता है फिर हाथ पर ऐसा लग के खाता है। इसका क्या मतलब है? मैं इस भिखारी के पास नजदीक में गया और पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? झोला से कुछ है नहीं तो कर रहे क्यों ऐसा? तो भिखारी ने मुझे कहा कि मैं ऐसे मान के चलता हूं कि मेरे झोले में सूखी रोटी है। हमने कहा साला भिखारी लगता है मैथमेटिक्स का मास्टर तो नहीं है, मान के चल रहा है ये। वो क्या बोल रहा है? मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि मेरे झोले में सूखी रोटी है और हाथ पर नमक है, तो सूखी रोटी का टुकड़ा मैं निकालता हूं, हाथ पर नमक जो रखा हुआ है वो नमक के साथ लगा के खाता हूं, थोड़ा मुंह को भी स्वाद मिलता है। मान के चल रहे। देखो बहुत माइक्रो बात बता रहा आपको, बहुत गंभीर बात है। वो मान के चल रहा है कि झोले में सूखी रोटी है और हाथ पर नमक है और रोटी को टुकड़ा निकालता है और हाथ पर नमक के साथ लगा के खाता है, तो थोड़ा तो स्वाद मिलता है। ना खाने का है ना खरीदने का है, केवल सोचने का है। उसको खरीदना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, केवल सोचना ही है उसको। वैसे सोच के चल रहा है, सूखी रोटी है, हाथ पर नमक है और रोटी को नमक के साथ लगा के खा रहा हूं तो मुंह को भी स्वाद मिलता है। तो मैंने जब ट्रेवलिंग किया, जब मैं पटना आया, रात को मैं जो सोया, उसकी भिखारी के बाद मुझे रिपीट किया और रिपीट करने के बाद मुझे समझ में आया कि हमारे लोगों को जब भिखारी को ना खरीदना था ना खाना था, केवल सोचना ही था, तो भिखारी ये क्यों नहीं सोचा कि झोले में रोटी है, हाथ पर घी है, हाथ में घी है और रोटी का टुकड़ा घी के साथ लगा के खाता हूं तो और ज्यादा टेस्ट मिलता है। घी के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि आदमी का सोच उसका औकात के बराबर होती है। आदमी का जो सोच होता है उसका लेवल पर होता है। वो घी भिखारी के सोच के दायरे की बाहर की बात। वो भिखारी जो है वो घी के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो उसके औकात सोचने कितना है? नमक तक ही सोचने का औकात है। तो हमारे लोग सोचने कितना औकात है? नहीं, शासक बनना ये तो बहुत कठिन कार्य है। ये केवल उन लोगों को बनाते आना है, हमको शासक नहीं बनना है। केवल हमारा वोट का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वन मैन वन वोट का अधिकार दिया 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद। तारीख से बता रहा हूं आपको,
26 जनवरी 1950 के पहले की दशा और 26 जनवरी 50 के बाद तो दशा। 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में राजा हुआ करता था, बाकी लोग प्रजा हुआ करते थे। एक राजा बाकी प्रजा। और राजतंत्र में तीन महत्वपूर्ण मौलिक बातें थी। तीन मौलिक बातें थी। नंबर एक, प्रजा को चाहिए राजा। प्रजा बगैर राजा के रह नहीं सकता, तो प्रजा को चाहिए राजा। तो राजा के घर में ही राजा पैदा होता था। ऐसा कोई इतिहास है कि किसी प्रजा के घर से राजा पैदा हो गया है? पासवान जी, एक भी इतिहास ऐसा नहीं। राजा के घर में ही पैदा हो रहा है। सबूत चाहिए। आजादी के बाद भी राजा के घर में ही पैदा हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू गया, इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आया, सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी। राजा के घर में ही राजा पैदा हो रहा है, तो कहां है लोकतंत्र? ये तो फिर राजतंत्र हो गया। ये तो राजतंत्र है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी को 50 को आपको संविधान में सबसे बड़ा अधिकार केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं कि राजा बनो, ऐसा केवल कहा नहीं, राजा बनने का आपको सारा अधिकार दे दिया संविधान में। ये बनने का केवल आपको भरोसा छोड़ा भी नहीं, उन्होंने राष्ट्र व्यवस्था किया संविधान में राजा बनने का। 26 जनवरी 1950 को 108 साल की संघर्ष की बदौलत मान, सम्मान, स्वाभिमान की हमारे लोगों के लिए 108 साल की संघर्ष ज्योतिराव फुले ने आंदोलन शुरू किया। मान, सम्मान का, स्वाभिमान का 1848 में बाबा साहब अम्बेडकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1956 तक काउंटिंग कर लो, 108 साल की संघर्ष की बदौलत आप लोगों के देश में मान, सम्मान, स्वाभिमान से जीने के लिए आप लोगों को एक वोट का अधिकार मिला। ये वोट का अधिकार पाने के लिए 108 साल की संघर्ष लगी राजा बनने के लिए। मगर राजतंत्र में जो मौलिक बातें थी, राजा के घर में राजा पैदा हो रहा था। नंबर 2, रानी के पेट से जो बच्चा पैदा हो गया वही राजा होता था। चाहे वो गधा भी हो जा पैदा तो राजा ही होता था, क्योंकि रानी के पेट से पैदा हुआ वो। तो ये तीन बातें थी। राजा के उत्तराधिकारी, राजा के घर से ही। राजा पैदा कहां हो रहा है? राजा के घर से ही। तो ये तीन बातें थी राजतंत्र में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जब तक हमारे लोग इस देश का शासक नहीं बनेगा, इसका कोई भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। तो राजा बनने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया। और 26 जनवरी 1950 को रानी के पेट को ऑपरेशन किया और कहा कि रानी के पेट से बच्चा पैदा जरूर होगा मगर राजा पैदा नहीं होगा। तो राजा पैदा कैसे होगा? तो बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। अब ये प्रजा का अधिकार मिल गया राजा पैदा करने का। अभी ये मशीन आ गया है। जब ये अधिकार देके बाहर निकले बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा, क्या बात है अम्बेडकर, आज बहुत मुस्कुरा के निकल रहे संसद से, आज बहुत मुस्कुराहट चेहरे पर है आपका, क्या बात है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं अपने लोगों को इस देश में सबसे बड़ा अधिकार दे दिया, मान, सम्मान, सम्मान से जीने के लिए उसका अधिकार दे दिया, वोट का अधिकार। नेहरू का कोई बात नहीं, हम आपके लोगों को इतना लाचार बना देंगे, इतना बेबस बना देंगे, इतना कमजोर बना देंगे, इतना जानवर बना देंगे, इतना जाहिल बना देंगे कि वो लोग अपना वोट बेचेगा। जो बात नेहरू जी ने 46 में कहा था, ये बात आज के तारीख में सच साबित हुई। संख्या याद का लोकतंत्र में है। मैं समाज में जागरण का काम करता हूं तो मुझे जागृति का सिद्धांत है, पहला, दूसरा तीसरा नहीं, जागृति का सिद्धांत है दोस्त और दुश्मन की पहचान कराना ही जागृति का पहला सिद्धांत। आपकी समस्या है, समस्या का कारण कौन है? जब आप इस देश के राजा थे, पहले मौर्य वंश का इतिहास सम्राट अशोक का, सारे लोग राजा हुआ करते थे।
फिर प्रजा कैसे हो गए? कौन था वो लोग? आप लोग हिस्टोरिकल में एग्जाम्पल देखें। मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ऐसा हम लोगों को इतिहास पढ़ाया गया। 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से आजाद हुआ। ये इतिहास बताया गया। इस इतिहास को मैं ये मंच पर बोल रहा हूं, माइक पर बोल रहा हूं। 200% झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। 200% ये झूठा इतिहास है। 15 अगस्त 47 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया भारत से छोड़ करके, ब्राह्मण नाम के विदेशी भारत का शासक वर्ग हो गया। अभी डीएनए के बाद यहां किया गया। ब्राह्मण नाम के विदेशी, ध्यान रखो, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी जिसकी संख्या भारत में 31 के आधार पर 3.5% ब्राह्मण की संख्या, 3.5% ब्राह्मणों की संख्या, शेड्यूल कास्ट 18%, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक 15%, ओबीसी 52%, आदिवासी 8.5%, टोटल भारत में 85% जो भारत का मूल निवासी लोग है, जिसकी संख्या भारत में 85% लोग है। 85% लोगों को लोकतंत्र में राज होना चाहिए लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार, मगर 3% ब्राह्मण भारत पर राज कर रहा है 47 के बाद से। मात्र 3% ब्राह्मण। कांग्रेस पार्टी बनाने वाला बंगाल का बंगाली ब्राह्मण, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, तिलक, गोखले, अगरकर, इन ब्राह्मणों ने 1885 में कांग्रेस पार्टी बनाई। कांग्रेस पार्टी का ही 1925 में डॉक्टर हेडगेवार, महाराष्ट्र का, विदर्भ का महासचिव, एक डिवीजन का, उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ा और उसने बनाया जनसंघ का निर्माण किया। 1952 में जनसंघ को समाप्त किया और 80 में वही ब्राह्मणों ने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण 80 बनाए, भारतीय जनता पार्टी बनाई। हमारे लोगों के पास जो जानकारी है, एक जानकारी है नहीं, जो जानकारी है वो जानकारी है नहीं। ज्ञान और जानकारी ये दो अलग अलग चीजें हैं। जानकारी को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन बोलते हैं और ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज बोलते हैं। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादातर वो जानकारी को ही ज्ञान मानते हैं। 200% गलत बात है। जानकारी अलग है, ज्ञान अलग है। जानकारी को अंग्रेजी में बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ज्ञान को नॉलेज बोलते हैं। जानकारी और ज्ञान दोनों अलग अलग बातें हैं, मगर जहां तक पढ़े लिखे लोग उसको एक ही मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है, हमारे लोगों को जानकारी ही नहीं है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। वो जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी नहीं है, ज्ञान कहां से होगी? जानकारी क्यों नहीं है? आज के पुरखे का इतिहास पढ़ाने के लिए सिलेबस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना तो स्कूलों में है, ना कॉलेजों में है, ना किसी यूनिवर्सिटी में है। जो भारत सरकार का जो अभ्यासक्रम मंडल है, जहां किताबें छपती है, वो छपने वाला जो है वह सारे ब्राह्मण बैठे हुए। आपका पुरखों के इतिहास में छापते नहीं तो पढ़ोगे कहां से? तो पढ़ोगे नहीं, आपको जानकारी कहां से होगी? एक बात, जानकारी नहीं। दूसरी बात, आपका मीडिया नहीं है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, आपका प्रिंट मीडिया नहीं है, आपका ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है, आपका होकल मीडिया नहीं है। जानकारी कहां से होगी? जो सूचना का जो स्रोत है वो आपका है नहीं, जानकारी कहां से होगी? जानकारी का भाव होने की वजह से 78 साल के बाद भी हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं हो पाया। तो मालूम ही नहीं है कि हमारे से प्लस कारक कौन है? जानकारी। आपको जानकारी वाले एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, मोहम्मद अली जिन्ना साहब को टीबी था, जिन्ना साहब को टीबी था और भारत विभाजन होने वाला था। मेडिकल ट्रीटमेंट हुई, जिन्ना साहब को मेडिकल डॉक्टर ने हैरान हो गया, जो उसको मेडिकल चेकअप किया हैरान हो गया और कहा, जिन्ना साहब जिस लेवल पर आपका टीबी है, आपको तो 2 महीना पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे हो? जिस लेवल पर आपका टीबी का बीमारी है, आपको 2 महीना पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे हो? मेडिकल साइंस भी हैरान है, आप जिंदा कैसे हो? जिन्ना साहब ने कहा, डॉक्टर को कहा,
पाकिस्तान लिए बगैर में मरने वाला नहीं। जानकारी जो है वो इंसान का जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास वो मजबूत करता है और अपना मकसद पूरा किए बगैर वो कभी मरता नहीं है। मकसद पूरा होने के बाद मरता है। इसीलिए हमारे लोग पास जानकारी नहीं है, इसको छिपाया गया, छिपाने का काम चल रहा है देश के अंदर में। जानकारी को ज्ञान में कन्वर्ट करना पड़ता है, केवल जानकारी से होने वाला नहीं है। और इसके लिए जानकारी के लिए बुद्धि चाहिए और विवेक, बुद्धि के बाद विवेक बुद्धि होता है। इंसान में और जानवर में यही फर्क है। जानवर में विवेक बुद्धि नहीं होता है, इंसानों में विवेक बुद्धि होता है। अगर विवेक बुद्धि आपके पास नहीं है तो ब्राह्मण आपको हजारों साल से अछूत बना के रखा, शिक्षा का अधिकार से वंचित करके रखा, वही ब्राह्मण को आप लोग शासक बना रहे हो। इसका मतलब है आपके पास बुद्धि है मगर विवेक बुद्धि नहीं है। बुद्धि है मगर विवेक बुद्धि नहीं है। विवेक बुद्धि ना होने की वजह से जिन लोगों ने हम लोगों को लाचार बनाया, गुलाम बनाया, वही लोग आप लोगों को व्यवस्था में मजबूत कर रहे हैं और वो लोग हमको पिछाड़े पर फिर लात मार रहे हैं। इसके लिए समस्या हम है, जिम्मेदार हम है। इसीलिए साथियों हम लोगों को समाज में जा करके अपना सब कुछ छोड़ करके लोगों को समझाना पड़ रहा है, लोगों को जगाना पड़ रहा है। संत रविदास जी जगह पे जाते चले गए, संत कबीर जी जगह पे चले गए, ये सारे महापुरुषों जगह तक चले गए। एक जागरण का काम लगातार चलते रहना चाहिए। एक आखिरी बात बोलते हैं, अभी हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ बातें यहाँ बोल करके गए। मैं प्रोफेसर साहब को बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, हमारे समाज के है, मगर कुछ उनकी बातों से मैं सहमत नहीं। क्यों? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतभिन्नता होती है। लोकतंत्र का सिद्धांत है सहमति और असहमति। मैं उनको आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्रोफेसर है, मगर उनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। कौन सी बात? उन्होंने कहा कि भीम और मीम अगर मिल जाए तो इस देश में हम लोगों का सारा संविधान हो जाएगा। ये 200% गलत बात है। कैसे गलत है? काशीराम साहब ने 1585 का नारा दिया, 1585 का नारा दिया। 85 में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, एमबीसी है, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सारे मिला करके 85% होते हैं जो भारत के मूल निवासी लोग हैं। अगर उसमें से केवल दलित और मुसलमान का आपने संगठित किया, ओबीसी 12% है, आदिवासी 8% है, माइनॉरिटी के लोग आदिवासी 8% है, 52 और 8 अगर माइनस कर दिया और वो ब्राह्मणों के साथ चला गया, आपका लड़ाई गलत हो जाएगा। आपका आपस में झगड़ा, आपकी ताकत कमजोर किया जा रहा है। इसलिए इस देश के अंदर जितने मजलूम है, सारे मजलूमों को ये इतिहाद करना पड़ेगा, एकता कायम करना पड़ेगा मसलावाद के आधार पर। आज अगर मुसलमान संकट में है, मुस्लिम भाई संकट में है, तो मुस्लिम भाई ने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना, इस वजह से मुस्लिम भाई संकट में है। क्यों? अल्लाह ताला ने दीवान आदेश दिया हुआ कुरान में मुसलमानों को कि आप मजलूमों के साथ खड़े रहो, मजलूमों के साथ खड़े रहो। मजलूम कौन है? मजलूम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, मजलूम शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, ये सारे मजलूम हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ सारे 24 पूरे 85% को आपको जगाना होगा, जोड़ना होगा और जोड़ करके शक्ति निर्माण करना होगा। तब जाकर इस देश में आप लोगों की मान सम्मान से ईमान की जिंदगी मिल सकती है, आजाद हो सकते हैं। अभी आजाद नहीं हुआ, ये आजादी की लड़ाई चल रही देश के अंदर में। ये मैं यही मैसेज को देकर के ये बात में अपनी बात यहीं पर मैं समाप्त कर देना चाहता हूँ। आप लोग मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए आभार, धन्यवाद।